हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित। वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज फॉर एसएससी सीएचएसएल 2021 का पार्ट 2 होने वाला है। देखिए, इसके पहले मैं आपसे एक पार्ट डिस्कस कर चुका हूं जहां पर मैंने आपसे 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आप उसे 20 क्वेश्चन ना समझते हुए 20 कंसेप्ट समझे, क्योंकि वो सारे ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो कि पिछले साल 2019 और 2020 में जो भी आपके एसएससी, सीजीएल मेंस और सीएचएसएल में पूछे गए क्वेश्चंस थे, वही क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए थे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज की वीडियो में भी हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 20 क्वेश्चंस हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे, 20 कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी सीएचएसएल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है। 30 लड़कों के अंकों का औसत 88 है और जब शीर्ष के 2 अंकों को बाहर कर दिया गया था तो औसत अंक घटकर 87.5 हो गए थे। यदि शीर्ष 2 स्कोर 2 से भिन्न होते हैं तो उच्चतम अंक है। कहने का मतलब क्या है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि 30 स्टूडेंट्स की क्लास थी जिनका एवरेज स्कोर 88 था। तो इन बच्चों ने टोटल कितना स्कोर किया होगा? तो ये किया होगा 2640। इनको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ गया टोटल स्कोर। ये किन बच्चों का टोटल स्कोर है? जो शुरू में 30 विद्यार्थी पूरी क्लास में थे उनका। उसके बाद बोला जब 2 शीर्ष के विद्यार्थियों को अलग कर दिया गया, यानी अब लोग कितने बचे? 28। इनका जो एवरेज है वो कितना है? वो है 87.5। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? तो मिलेगा 2450। बोलिए, क्लियर? बात समझ में आई? तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि अगर 28 लोगों का मैंने टोटल स्कोर किया तो वो मिलेगा कितना? 2450। बोलिए, क्लियर है? अब अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो मुझे वो जो 2 बचे हुए विद्यार्थी हैं उनका स्कोर पता चल जाएगा। उनका टोटल स्कोर माइनस करने पर आएगा 190। पर ध्यान रखिएगा, ये टोटल है, यानी मैं बोल सकता हूं अगर एक स्टूडेंट ने एक्स स्कोर किया होगा, दूसरे ने वाई किया होगा, तो मुझे जो 190 वैल्यू मिली है ये एक्स प्लस वाई की मिली है। अच्छा, क्वेश्चन में मुझे ये भी बताया है कि 2 से भिन्न है, यानी मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि एक्स माइनस वाई जो है, ये जो अंतर है इन दोनों का वो 2 है। तो अब पहली इक्वेशन तो मेरी ये हो गई और दूसरी ये हो गई। इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे 2x की वैल्यू मिलेगी और यहाँ मिलेगा 192। यानी x कितना हो जाएगा? बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं। x की वैल्यू कितनी आएगी? 96। बोलिए, क्लियर है? यानी जो हाईएस्ट स्कोरर है उसने कितने स्कोर किए हैं? 96। ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। सेकेंड हाईएस्ट स्कोरर ने कितने किए होंगे, यानी y की वैल्यू कितनी होगी? देखिए, 2 का अंतर था, ऑब्वियसली दूसरा वाला कम ही होगा 2 नंबर, तो वो हो जाएगा 94। बोलिए, क्लियर है? बात समझ में आई? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि x माइनस 2y इक्वल्स टू 3 एंड x इंटू वाई इक्वल्स टू 5 है तो x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का मान ज्ञात करें। देखिए, सबसे पहले इसको देखकर तो आपको ये याद आना चाहिए कि मुझे एक्चुअली वैल्यू x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर की निकालनी है, यानी कहीं ना कहीं x माइनस 2y इंटू एक्स प्लस 2y की ही बात की जा रही है। अगर मैंने ये निकाल लिया, यानी इसकी वैल्यू निकाल ली, तो देखिए यहाँ पर मुझे x माइनस 2y की वैल्यू तो पता है कितनी है? 3 है। इसके साथ अगर मुझे इसकी वैल्यू और पता चल जाए तो मैं इजीली आंसर बता सकता हूँ। तो चलिए x प्लस 2y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए, x प्लस 2y का फॉर्मूला क्या होगा? x प्लस 2y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे बनेगा? तो ये बनेगा x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 8xy। बोलिए, क्लियर है? इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली यही वैल्यू आपको मिलेगी। तो यहां पर मैं इसको सिर्फ पुट करूंगा। ये हो गया 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 8 पंजे 40, यानी ये कुल मिलाकर हो जाएगा 49। ध्यान रखिएगा, ये है x प्लस 2y स्क्वायर की वैल्यू, यानी x प्लस 2y कितना हो जाएगा? x प्लस 2y आप इजीली बता सकते हैं, ये 7 हो जाएगा। और जैसे ही आपको x प्लस 2y की वैल्यू मिली तो अब आप यहां पर पुट कर सकते हैं। पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 इंटू 7। आंसर कितना होगा? 21, यानी ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। बोलिए, क्लियर है? बात समझ में आ गई आपको? आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए एक छोटा सा अपडेट दे देता हूं आपको। क्रेजी जी की ट्रिक एप्लीकेशन पर एडवांस मैथ्स, MPGK, कंप्यूटर का कोर्स और साथ ही इंग्लिश का कोर्स ऑनलाइन हो चुका है। साथ ही साथ आगे हिंदी
और बाकी भी सब्जेक्ट्स के आपको कोर्सेज मिलने वाले हैं। तो आप क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां ऑनलाइन कोर्सेज में जाएं और अगर आप अभी कोर्स लेते हैं तो आपको 50% ऑफ मिल जाएगा दिवाली सेल पर। साथ ही एडवांस कोर्स का मैथ्स जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे बेसिक टॉपिक्स जो भी एडवांस मैथ्स के होते हैं एकदम बेसिक से लेके हाई लेवल तक एकदम टाइप वाइज और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। तो जाइए चेकआउट करिए। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 23 क्या है देखिए, एक बर्तन में दो तरल A और B का अनुपात 5:3 है। यदि बर्तन में से 10 लीटर मिश्रण निकालकर 10 लीटर तरल B डाल दिया गया तो बर्तन A और B का अनुपात 10:11 हो जाता है। बर्तन में कुल मिश्रण कितने लीटर था? देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि एक मिक्सचर है 5:3 का। बोलिए क्लियर है? ये टोटल कितना है मुझे नहीं पता। मैंने इसमें से 10 लीटर निकाला। जब मैंने 10 लीटर निकाला तो मिक्सचर ही निकलेगा। जब मैं 10 लीटर निकालूंगा तो क्या निकलेगा? मिक्सचर ही निकलेगा। बट जैसे ही मैं इसमें 10 लीटर B मिलाऊंगा तो ये रेशियो कितना हो जाता है? ये रेशियो हो जाता है 10:11। अब देखिए जब आपने 10 लीटर निकाला तो वो मिक्सचर ही निकला था, वो मिक्सचर ही निकला था। और मिक्सचर जब भी निकलता है तो रेशियो चेंज नहीं होता, यानी रेशियो अभी भी कितना होगा? 5:3। बोलिए क्लियर है? दूसरी बात, जब आपने 10 लीटर ऑफ B मिलाया तब ये रेशियो चेंज हुआ क्योंकि आपने सिर्फ B मिलाया। बट जो टोटल क्वांटिटी है वो तो शुरुआत और आखिरी की सेम हो गई होगी। बोलिए ये बात समझ में आई? आपने 10 लीटर निकाला, 10 लीटर मिलाया, टोटल क्वांटिटी तो सेम हो गई। अब आपको करना क्या है कि इस स्टेप से इस स्टेप पर आपने केवल B को ऐड किया है, A को कांस्टेंट रखने की कोशिश करेंगे हम। इसमें अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इजीली इक्वल हो जाएगा। देखिए कैसे, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6। यानी यहां से मैं बोल सकता हूं कि इसके पहले, यानी यहां पर अगर 10 रहा होगा तो यहां पर भी 10 रहा होगा। ये 6 से हो गया 11, यानी कितने पार्ट्स बढ़े? 5 पार्ट्स बढ़े। क्यों बढ़े? क्योंकि आपने 10 लीटर मिलाया था। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि 5 की वैल्यू अगर 10 लीटर है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 2 लीटर होगी। और अगर 1 की वैल्यू 2 है तो देखिए लास्ट में जो टोटल मिक्सचर है वो 21 है, यानी टोटल मिक्सचर 21 पार्ट्स है तो 21 की वैल्यू 42 लीटर होगी। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आया? यानी अगर आखिरी में 42 लीटर है तो शुरुआत में भी 42 लीटर ही रहा होगा। यानी मेरा आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए 42 लीटर्स। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आई? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपने प्लेलिस्ट फॉलो की हुई है तो आपने मिक्सचर एंड एलिगेशन में इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे और ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या लिखा हुआ है। A और B किसी व्यापार में निवेश करते हैं 5:3 के अनुपात में और लाभ का 10% दान कर देते हैं। अगर A 900 रुपए लाभ के रूप में कमाता है तो कुल लाभ ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले हुआ क्या कि इन्होंने निवेश किया 5:3 के अनुपात में, यानी प्रॉफिट भी इसी रेशियो में बटेगा। बट प्रॉफिट का 10% तो वो पहले ही दान कर देते हैं, यानी जो भी टोटल प्रॉफिट आप निकालेंगे वो एक्चुअली 90% ही होगा। और फिर वहां से मुझे इसका एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए 100% निकालना पड़ेगा। बोलिए क्लियर है? यहां पर आपको पता है A को कितने मिले? 900। बात समझ में आई आपको? A को अगर 900 मिले हैं, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो 5 है ये कितने के बराबर है? 900 के बराबर। अगर 5 900 के बराबर तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू 180 होगी। यहां तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। तो मुझे बताइए 3 की वैल्यू कितनी होगी? या मैं आपसे सीधा सीधा टोटल पूछूं, 5 और 3 8, 8 की वैल्यू कितनी होगी? तो देखिए 1 की वैल्यू 180 है तो 8 की वैल्यू 1440 होगी। पर ध्यान रखिएगा ये जो टोटल प्रॉफिट आया है ये 90% है, यानी 90% 1440 के बराबर होगा। क्या ये टोटल प्रॉफिट है? नहीं है। टोटल प्रॉफिट तो 100% होता है। बोलिए क्लियर है? तो अगर टोटल प्रॉफिट निकालना है तो क्या करूंगा? 90% की वैल्यू इतनी है तो 100 की कितनी होगी? तो जब आप 90 से डिवाइड करेंगे फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर फाइनली कितना मिलेगा? 1600। बोलिए क्लियर? यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। दूसरी बात, इतने के बाद आप थोड़ा सा ऑप्शन से भी जा सकते हैं। जैसे इसमें अगर मैं 10% माइनस करता हूं तो 1440 नहीं मिलेगा। इसमें अगर मैं 10% माइनस करता हूं तो 1440 नहीं मिलेगा। 1600 में 10% माइनस करूंगा यानी 160 माइनस करूंगा तो 1440 मिल जाएगा। तो आपको एक्चुअली पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहां तक आ गए हैं तो आप इसके बाद ऑप्शन से भी जा सकते हैं। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया हुआ है। यदि आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% कम कर दी जाए या कम हो जाती है तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, x का मान होता है।
या ज्ञात करें। देखिए बहुत ही सीधी सी बात है, अगर आप 40% बढ़ा रहे हैं, सपोज पहले अगर 1 था, आयत का लंबाई लेंथ इंटू विड्थ, ये एरिया होता है कि नहीं होता है, बोलिए क्लियर है। अगर पहले लंबाई 1 थी और विड्थ भी 1 थी तो एरिया भी कितना होगा, 1 होगा, बोलिए क्लियर। अगर मैं लंबाई को बढ़ा रहा हूँ 40% यानी ये हो जाएगा 1.4 और चौड़ाई को घटा रहा हूँ 20% यानी ये हो जाएगा 0.8, बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई। देखिए एरिया का फॉर्मूला तो नहीं बदलेगा ना, वो तो अभी भी लेंथ इंटू विड्थ ही रहेगा। तो अगर मैं 1.4 इंटू 8 करता हूँ या 0.8 करता हूँ तो क्या मिलेगा, 1.12, बोलिए क्लियर है, बात क्लियर। देखिए पहले क्या था, 1 था, अब कितना है 1.12, कितने परसेंट बढ़ा, 12% बढ़ गया, यानी आपका एरिया कितने परसेंट बढ़ेगा, 12। ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप इसे x प्लस xy अपॉन 100 वाले तरीके से भी कर सकते हैं, पर ध्यान रखेंगे x की वैल्यू अगर +40 ले रहे हैं तो y की वैल्यू -20 लीजिएगा क्योंकि वो कम हो रहा है, बोलिए क्लियर है। तो ये हो जाएगा 40 इंटू -20 अपॉन 100, तो कुल मिलाकर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 -8 यानी 12% आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से भी आप निकाल सकते हैं, तो आपके पास दोनों तरीके हैं, आप किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या लिखा हुआ है, एक दुकानदार शुद्ध दूध में पानी मिलाता है और उसे क्रय मूल्य पर बेचता है। ऐसे करने पर 16.66% का लाभ होता है, तो दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पर भी आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल होता है बट आफ्टर मिक्सिंग सम इम्प्योरिटीज, यानी कुछ मात्रा मिश्रण में मिलाई जाती है, उसे मिश्रण बनाया जाता है शुद्ध पदार्थ को, तो ऐसी सिचुएशन में जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज का फ्रैक्शन निकलेगा, सपोज 16.66 का फ्रैक्शन क्या निकलेगा, 1/6, तो आपको मिलाना भी इसी रेशियो में होगा यानी 6:1 में, तो ये होगा मिल्क और ये होगा वाटर, बोलिए क्लियर है, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ज्यादा डिटेल के लिए मिक्सचर वाली वीडियो देखें मेरी, जो कि प्लेलिस्ट पर है, आप देख सकते हैं चैनल पर विजिट करके, मिक्सचर में आप देख लेंगे, वहां पर आपको मैंने टोटल जितने भी मिक्सचर के क्वेश्चंस बनते हैं 5 पार्ट में कवर किए हैं और सारे क्वेश्चंस वहां पर आपको मिल जाएंगे जो भी अभी तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं या आगे पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या लिखा हुआ है, एक दुकानदार 1/3 वस्तु 5% की हानि पर बेचता है और बाकी सामान 7% के लाभ पर बेचता है, कुल लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए यहां पर आपको क्या करना है, आपको 1/3 वस्तु बेचनी है 5% की हानि पर। अगर आप वस्तु को कुछ मान लेते हैं, सपोज 3 वस्तु थी, अब 3 का 1/3 कितना होगा, 1 होगा, तो बचा सामान कितना, 2 होगा, यानी मैं बोल सकता हूं इस एक सामान को 5% की हानि पर बेचेगा तो 5% का लॉस होगा, बची हुई 2 वस्तु को 7% के प्रॉफिट पर बेचेगा तो यहां से 14% मिलेगा, तो कुल मिलाकर उसे कितना मिला, 9%, और प्लस में है यानी प्रॉफिट है। अब 3 वस्तुएं आपने ली थी तो इसे 3 से भाग दे दीजिएगा, यानी कुल मिलाकर इसे टोटल 3% का प्रॉफिट होने वाला है। ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। देखिए अगर आपने मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो देखी हुई है, साथ ही साथ जो मैंने आपके लिए पीडीएफ अपलोड की हुई है, पीडीएफ जो मैंने आपके लिए अपलोड की हुई है क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर, अगर आप वहां से उनको प्रैक्टिस करके जाते तो आपको ये क्वेश्चंस काफी सारे वहीं पर ही मिल जाते, क्योंकि वहां पर भी मैंने काफी सारे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए ले रखे हैं। तो अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाइए, वहां पर पीडीएफ सेक्शन में जाइए और मैथ्स के टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, जहां पर मैंने उन्हें टाइप वाइज अरेंज किया हुआ है और साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो आप उन्हें वहां पर जाइए, विजिट करिए और उन क्वेश्चंस को भी आप कोशिश करिए बनाने की। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या लिखा हुआ है, राधा और रानी बहनें हैं। 5 साल पहले राधा की उम्र रानी से 3 गुना थी, लेकिन 1 साल पहले राधा की उम्र रानी की तुलना में 2 गुना थी। उनके बीच उम्र का अंतर क्या है। देखिए सबसे पहले तो ये बात समझिए कि यह है क्वेश्चन एजेस का। एजेस पर मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरी एज वाली वीडियो देखी है तो मैंने आपको बताया था एज का अंतर कभी भी चेंज नहीं होता। 2 लोग हैं ए और बी, इनके बीच अगर 10 साल का अंतर है तो सारी जिंदगी वो अंतर 10 साल का ही रहेगा, चाहे रेशियो चेंज हो या ना हो। बोलिए क्लियर है। यहां पर ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला, 5 साल पहले यानी 5 साल पीछे जाऊंगा तो रेशियो मिलता है मुझे 3 गुना। 3 गुना का मतलब अगर ये 1 होगा तो ये 3 होगा। ये बात समझ में आई आपको। ये है राधा और ये है रानी। चलिए
1 साल पहले, 1 साल पहले का मतलब अभी भी मैं प्रेजेंट से 1 साल पीछे ही हूं। 1 साल पहले ये रेशियो कितना होता है? दुगना। दुगना यानी रेशियो होगा 1:2। ये है राधा और ये है रानी। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आई आपको? अब यहाँ पर आपको देखना है कि इनके बीच कितने का अंतर है, कितने साल का अंतर है। तो सबसे पहले तो देखिए इनके बीच 4 साल का अंतर है। बोलिए ये बात समझ में आई? 4 साल क्यों हुआ? दूसरी बात, यहाँ आप रेशियो में डिफरेंस देखेंगे तो 2 का मिलेगा और यहाँ डिफरेंस देखेंगे तो 1 का मिलेगा। मैंने आपको पहले भी बताया क्रॉस मल्टीप्लाई करिए क्योंकि अंतर कभी भी नहीं बदल सकता। तो इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करिए, इस 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करिए, तो ये रेशियो हो जाएगा 1:3 और ये हो जाएगा 2:4। 2:4 क्यों हुआ? क्योंकि मैंने इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई किया और इस 1 को यहाँ मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर मैं आप देखूंगा कि 1 से हो गया 2, 3 से हो गया 4, यानी बढ़ा कितना? 1 बढ़ा। कितने सालों में? 4 सालों में। तो मैं बोल सकता हूँ 1 की वैल्यू 4 साल। इनके बीच का अंतर 2 और यहाँ पर भी 2, डिफरेंस तो सेम रहेगा। अगर 1 की वैल्यू 4 साल तो 2 की वैल्यू 8 साल, यानी इनके बीच कितने का अंतर है? 8 साल का है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। देखिए मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जो जो इंपॉर्टेंट आगे उस पर चीजें लिंक कर सकती हैं वो भी बताता चल रहा हूँ। तो देखिए इसे यहाँ पर भी ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं आपसे पूछूं प्रेजेंट एज क्या होगी, तो सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो एज का रेशियो दिया हुआ है ये 1 साल पहले का है। 1 साल पहले का यानी अगर मैं 2 की वैल्यू 8 बोलता हूँ और 4 की वैल्यू 32 बोलता हूँ, तो ये जो एज है ये 1 साल पहले की है। 8 और 32 एक्चुअली कितने साल पहले की एज है? ये 16 होगी। तो ये जो 8 और 16 है ये कब की एज है? ये 1 साल पहले की है। प्रेजेंट एज कितनी होगी? तो ये होगी 9 और 17, ये होगी इनकी प्रेजेंट एज। बात समझ में आई आपको? क्लियर है? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या बोलता है। 3 व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उनकी गति 4:3:5 के अनुपात में है, तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करें। देखिए अगर ए स्थान से बी स्थान पे जाते हैं, इन तीनों के लिए डिस्टेंस तो सेम होगा, डिस्टेंस तो सेम होगा। बोलिए क्लियर? और जब भी डिस्टेंस सेम होता है तो जो टाइम और स्पीड का रिलेशन है वो इनवर्स हो जाता है। कैसा हो जाता है? इनवर्स हो जाता है। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आई? तो अगर आपको रेशियो स्पीड का दिया है तो आप टाइम निकाल सकते हैं, या अगर टाइम का दिया है तो स्पीड निकाल सकते हैं, बट याद रखिएगा इनवर्स में। आपको स्पीड का दिया है, टाइम निकालना है, यानी मैं बोलूंगा 1/4 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। अब इसे अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। चलिए 5×3=15 रेशियो 20 रेशियो 12, ये होगा इसका सही आंसर, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बोलिए क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या लिखा हुआ है। राम ने 1200 रुपए श्याम को 5 साल और 1500 रुपए 2 साल के लिए मोहन को ब्याज पर दिए और ब्याज के रूप में 900 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। प्रति वर्ष दर ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। राम ने क्या किया है? राम ने 2 लोगों को पैसे दिए। कौन कौन है वो 2 लोग? पहला तो है श्याम, श्याम को पैसे दिए हैं, और दूसरा दिया है इसने मोहन को। मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर श्याम को कितना पैसा दिया है? 1200 रुपए दिया है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं पता, अपॉन में क्या लिखेंगे? 100। ये जो फॉर्मूला लिखा मैंने ये किसका है? ये है सिंपल इंटरेस्ट का, PRT/100। इसी प्रकार मोहन के लिए भी सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा? तो देखिए इसका प्रिंसिपल था 1500, समय था 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, अपॉन में क्या आएगा? 100। और इन दोनों का जो टोटल SI है वो कितना बना है? 900 रुपए। बोलिए क्लियर? तो यहां से आप R की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी 2 0 से 2 0 और 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। 15 पंजे 60, 60R प्लस 15 दूनी 30, 30R इक्वल्स टू 900। तो मैं बोल सकता हूँ 90R इक्वल्स टू 900, यानी R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R की वैल्यू आप इजीली बता सकते हैं, आप 10 हो जाएगी, यानी ब्याज की दर कितनी होगी? 10%। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं किया, बस हमने PRT का फॉर्मूला यूज किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। ऋचा A से B की यात्रा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, B से C की यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा C से D की यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। यदि AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD है तो ऋचा की औसत चाल ज्ञात करें। देखिए ऋचा के साथ हुआ क्या कि ऋचा ने जो टोटल डिस्टेंस था उसको 3 पार्ट में या 3 अलग अलग स्पीड से तय की। पहला जो पार्ट था वो उसने 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया।
दूसरा जो पार्ट था वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया और तीसरा पार्ट 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया। ये बात समझ में आई मेरे ख्याल से आपको। चलिए आगे क्या बोला है कि ये जो डिस्टेंस थे ये तीनों बराबर थे, यानी अगर ये डी होगा, ये भी डी होगा, तो ये भी डी होगा। मुझे टोटल एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने क्या देखा था? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखा था टोटल डिस्टेंस यानी 3d अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम का मतलब यहाँ लगने वाला समय प्लस यहाँ लगने वाला समय प्लस यहाँ लगने वाला समय। समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे चाल, तो यहाँ लिखूंगा d/15 प्लस d/20 प्लस d/30। बात समझ में आई? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसे सॉल्व करेंगे, d कॉमन लेके कैंसिल कर लीजिएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, नीचे एलसीएम ले लेंगे 60। बोलिए क्लियर? यहाँ कितना आएगा? ये आएगा 4, ये आएगा 3 और ये आएगा 2। 4 3 2, ये हो गया कितना? 9। 9/60, 60 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 60/9। 3 से काटिएगा ये एक बार में और ये 3 बार में, फिर इसको काट लीजिएगा 20 बार में, यानी एवरेज स्पीड कितनी निकल के आई? 20 किलोमीटर पर आवर की आपकी एवरेज स्पीड है। ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने एवरेज स्पीड वाली वीडियो देखी हुई है, स्पीड टाइम डिस्टेंस का पहला वीडियो ही देखा हुआ है, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। वहां पर मैंने आपसे वो क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं जहां पर डिस्टेंस बराबर नहीं होता है। ये 2/5 हो गया, 1/3 हो गया। तो अगर आपने स्पीड टाइम डिस्टेंस देखी हुई है प्लेलिस्ट पर वीडियो, तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही इजीली बन जाएंगे और एग्जाम में ही इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए ये भी एक एग्जाम का क्वेश्चन था, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या दिया हुआ है। दी गई आकृति में जीभाएं PQ और RS एक दूसरे से बिंदु L पर काटती हैं। RL की लंबाई ज्ञात करें। चलिए यहाँ पर बात समझने की कोशिश करिए। ये है PQ, ये है RS, दोनों चौड़ हैं। ये L पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। यहाँ पर PL की लंबाई 9 दी हुई है, SL की लंबाई 6 दी हुई है और QL की लंबाई 4 दी हुई है। आपको निकालना क्या है? RL, ये वाली लंबाई निकालनी है। अगर आपने देखा हुआ है या पहले कभी पढ़ा हुआ है तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। आपको पता है जब कभी भी दो चौड़ इंटरसेक्ट करती हैं तो इनके जो पार्ट्स का मल्टीप्लिकेशन है वो बचे हुए दोनों पार्ट्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। कहने का मतलब अगर मैं इसको PL और इसको QL बोलता हूं तो PL इंटू QL ये किसके बराबर होगा? ये होगा बचे हुए दो पार्ट्स यानी बची वाली लाइन के दो पार्ट्स SL और RL के बराबर, SL इंटू RL के बराबर। बोले क्लियर है? बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी है बट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, होप आपको पता भी होगी। चलिए यहाँ पर देखते हैं। PL मतलब 9 इंटू 4 बराबर SL यानी 6 इंटू RL। क्लियर? काट लीजिएगा इसे, ये होता है 96 और 6 बार में कटेगा तो 6 आएगा, तो ये हो जाएगा RL इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी अगेन विल बी दी राइट आंसर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आप इसे प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। दूसरी बात, अगर आपने वीडियो कोर्स ज्वाइन किया हुआ है तो वहां पर मैंने आपको बहुत सारे केसेस और भी बताए हैं, जैसे जब ये अलग अलग मिलती हैं। दूसरी बात, जब ये इस तरीके से भी मिलती हैं, यानी एक चौड़ होती है और एक टेंजेंट होता है, तो ऐसे केसेस भी मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं जहां पर दोनों चौड़ है या एक चौड़ है एक टेंजेंट है। इन सारी प्रॉपर्टीज को मैंने अपने एडवांस मैथ्स के कोर्स में मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने वहां पर आपसे सॉल्व करवाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि x² + 1/x² = 38 है तो x - 1/x की वैल्यू क्या होगी? अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको पता है x - 1/x = k है, तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या होती है? तो ये होती है k² + 2। अब देखिए इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, यानी एक तरीके से k² + 2 की वैल्यू आपको दी हुई है। k² + 2 की वैल्यू 38 दी हुई है, यानी k² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी, यानी k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, यानी x - 1/x = 6 हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। दूसरा केस भी ध्यान रखिएगा, x + 1/x = m है, तो आपको पता है x² + 1/x² की वैल्यू कितनी होती है? m² - 2। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ पर माइनस होता है। इसी प्रकार अगर इसकी वैल्यू दी हुई है तो हम m निकाल सकते थे, यानी x + 1/x की वैल्यू भी निकाली जा सकती थी। दूसरी बात, अगर आपसे कभी x² - 1/x² पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखेंगे इसका फॉर्मूला होता है x + 1/x × x - 1/x। इसे भी ध्यान रखिएगा।
बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल एग्जाम का ही क्वेश्चन है। tan थीटा इक्वल्स टू 20/21 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है p/b यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या हम इसे sin थीटा बाय cos थीटा भी बोलते हैं यानी। आपको पता है ये p/b क्यों होता है? क्योंकि एक्चुअली sin थीटा की वैल्यू होती है p/h और cos थीटा की वैल्यू होती है b/h। यहाँ पर ये h से h कैंसिल हो जाता है, इसके कारण सिर्फ p और b बचता है। बोलिए क्लियर है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, साइन थीटा की, तो साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आपके पास फिलहाल परपेंडिकुलर है और बेस है, तो क्या आप हाइपोटेनस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। आपके पास है परपेंडिकुलर 20, बेस है 21। पाइथागोरस ट्रिपलेट मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, 20 21 के साथ आता है 29, यानी हाइपोटेनस हो जाएगी 29। बोलिए क्लियर। अब आप इजीली साइन थीटा क्रॉस थीटा की वैल्यू रख सकते हैं। साइन थीटा कितना रखेंगे? ये रखूंगा मैं 20/29 माइनस 21/29 अपॉन 20/29 प्लस 21/29। अब देखिए फाइनली 29 कैंसिल ही होगा, बट प्लीज इसको फॉर सिक्योरिटी रीजंस 29 लीजिएगा। सीधा साइन की वैल्यू 20 और कॉस की वैल्यू 20 मत ले लीजिएगा, वो गलत भी हो सकता है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -1/29 और ये हो जाएगा 41/29, जिसमें से 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर -1/41। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगर आप सीधा साइन की वैल्यू 20 और 21 लेते तो मैथमेटिकली वो गलत होता, आंसर तो तब भी आ जाता, बट सिर्फ इस क्वेश्चन में। हो सकता है किसी और क्वेश्चंस में आंसर गलत आता, तो ध्यान रखिएगा आप कभी भी साइन की वैल्यू 20 या कॉस की वैल्यू 21 मत मानिएगा, मैथमेटिकली वो गलत है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू, साइन की मैक्स वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। कॉस की भी जो मैक्स वैल्यू है वो कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। तो साइन को 20 के बराबर मानना गलत हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि 117 cos स्क्वायर a प्लस 129 sin स्क्वायर a इक्वल्स टू 120 है और 170 cos स्क्वायर b प्लस 158 sin स्क्वायर b इक्वल्स टू 161 है, तो कोसेक स्क्वायर a इंटू सेक स्क्वायर b का मान ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। अब यहाँ पर आप थोड़ी सी बात ध्यान रखिएगा, एक प्रॉपर्टी जो हम सभी को पता है, क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। बोलिए हाँ, क्लियर है। अब जैसे यहाँ पर 117 लिखा हुआ है, तो मैं अगर साइन का 117 इसके साथ ले लूं, यानी 117 कॉस स्क्वायर ए, तो ऐसा ही रहेगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस मैं 129 को 117 अलग कर लेता हूं साइन स्क्वायर ए, प्लस अब इसमें से 117 निकल गया तो बचा कितना? 12 साइन स्क्वायर ए। बोलिए क्लियर। ये हो जाता है 120 के बराबर। अब देखिए आपको पता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है? 1 होता है। इसमें से अगर मैं 117 कॉमन निकाल लूं तो ये हो जाएगा 117 कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, जिसकी वैल्यू हम सभी को पता है कितनी होती है? 1 होती है। और ये हो जाएगा 12 साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 120। अब ये तो हो गया 1, 17 इंटू 1 17 होता है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 12 साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3। और यहां से मैं बोल सकता हूं साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 3/12 हो जाएगा या 1/4 हो जाएगा। तो मुझे बताइए अगर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1/4 है तो कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होगी? तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगी 4। बोलिए क्लियर है। यानी यहां से मुझे इसकी वैल्यू मिल गई 4। दूसरी बात, यहां पर कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आप इस इक्वेशन का यूज करेंगे, इसमें से 158 अलग करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, और इस तरीके से जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहां पर मुझे अगेन सेक स्क्वायर बी की वैल्यू मिलेगी 4। तो कुल मिलाकर ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना होगा? 16। अब ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसको सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है। इसमें से आप 158 अलग ले लीजिएगा, ये अगेन 12 बचेगा। 158 पहले वहां पर माइनस करिएगा, फिर 12 से डिवाइड करिएगा, तो आपको कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू मिलेगी 1/4। तो यहां से आप सेक स्क्वायर बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, 4 आएगी, और उसके बाद आप इजीली रखकर ऑप्शन डी पर टिक लगा सकते हैं। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई? मैंने ट्रिग्नोमेट्री में इस टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री एडवांस मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब डिटेल में पढ़ना चाहते हैं,
एडवांस मैथ्स का कोर्स ज्वाइन करें, वहां पर आपको ये सारे टॉपिक मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या लिखा हुआ है। दिए गए चित्र में AD कोण CAB का द्विभाजक है और BD कोण CBF का द्विभाजक है। C पर बनने वाला कोण माप 34 डिग्री है, तो एंगल ADB का कोण माप डैश होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या बताया हुआ है। सबसे पहले AD जो है, AD कहाँ पर है, ये जो लाइन है AD, ये एंगल CAB का एंगल बाइसेक्टर है। CAB यानी ये वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दो कोण हैं ये आपस में बराबर होंगे। इस पूरे कोण को इसने दो बराबर भागों में बांटा AD ने, यानी ये अगर x है तो ये भी x होगा। बोले क्लियर। इसके बाद बोला है कि जो BD है, BD कहाँ है, ये है BD, ये एंगल CBF इस एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। क्लियर, यानी ये अगर y होगा तो ये भी y होगा। ये दोनों जाकर मिलते हैं पॉइंट D पर, और मुझे पता है कि ये वाला एंगल 34 है, तो ये कितना होगा। बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है, ये जस्ट इसका हाफ होगा। हाफ कहने का मतलब ये 17 डिग्री होगा। यानी अगर ये x होता तो ये x/2 होता, या ये अगर p होता तो ये p/2 होता। बात समझ में आई आपको, ये p/2 होता। ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ यहाँ काम नहीं आती, और भी जगह आती है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक दो प्रॉपर्टीज और हैं जो मैं आपको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर दूं। सबसे पहले जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर आप एक ट्राइंगल बना रहे हैं और इस ट्राइंगल के आप दोनों इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स को मिलाते हैं, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर यानी अंदर के कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाले इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ये अगर x है तो ये एंगल कितना होगा, 90 + x/2 होगा। बोलिए क्लियर। दूसरी प्रॉपर्टी, इस ट्राइंगल के अगर आप एक्सटीरियर यानी बाहर वाले एंगल बाइसेक्टर्स को मिलाते हैं, बाहर वाले एंगल बाइसेक्टर्स को मिलाते हैं, तो आपको ये एंगल अगर x है तो ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा x 90 - x/2। बोलिए क्लियर। अगर दोनों इंटीरियर हैं तो 90 + x/2, दोनों एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हैं तो 90 - x/2। एक इंटीरियर है और एक एक्सटीरियर है, एक इंटीरियर है और एक एक्सटीरियर है, ये दोनों जहां पर भी मिलेंगे, ये अगर x है तो ये x/2 होगा। ये इंटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर है, ये एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन था ये थर्ड कंडीशन वाला था, तो मुझे सिर्फ x/2 करना था। क्वेश्चन आपसे दोनों इंटीरियर एंगल का इंटरसेक्शन पॉइंट और यहां से एंगल भी पूछ सकता है, या एक्सटीरियर एंगल का इंटरसेक्शन पॉइंट और यहां से एंगल भी पूछ सकता है। तो आपको ये तीनों कंडीशन पता होनी चाहिए। थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है, कोर्स ज्वाइन करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या लिखा हुआ है। दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 3:5 है तथा ऊंचाई का अनुपात 2:3 है। उनके तिर्यक क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। सबसे पहले आपको बेलन के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए। बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। बेलन का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh। लॉजिकली देखेंगे तो कैसे आएगा, देखिए सबसे पहले नीचे एक सर्कल है, इस सर्कल का अगर मैं आपसे सरकमफेरेंस पूछूं तो क्या आएगा, तो आप बोलेंगे 2πr, बोलेंगे 2πr सर्कल का सरकमफेरेंस। ऐसे सर्कल अगर मैं h हाइट तक जमा दूं तो एक सिलेंडर बनता है, तो इस पूरे का जो सरकमफेरेंस होगा, ये अगर मुझे नापना है हर एक सर्कल का और सबके बाद इनको जोड़ना है, तो मैं सीधा सीधा क्या बोलूंगा, कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, 2πr × h। बात समझ में आ गई। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो देखिए ऊपर नीचे के जो दो ढक्कन है, ये एक ऊपर वाला ढक्कन और एक नीचे भी होगा, इन दोनों को भी मैं जोड़ दूंगा, तो 2πRh तो रहेगा ही रहेगा, प्लस एक πr² ऊपर और एक πr² नीचे, यानी 2πr² और जुड़ जाएगा। तो इसमें से अगर आप 2πr कॉमन निकाल लेते हो तो अंदर क्या बचेगा, r + h बचेगा। ये होगा इसका टोटल सरफेस एरिया। तो मैंने इसको पूरा लॉजिकली समझाया हुआ है आपको कोर्स में, एक एक फॉर्मूले को मैंने बिल्कुल लॉजिकली समझाया ताकि आपको कुछ भी याद करने की जरूरत ना पड़े। आप इस टाइप के फॉर्मूले बिल्कुल विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बना सकते हैं बिना याद किए हुए। चलिए अब यहाँ पर हम सीधा मुद्दे पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, त्रिज्या का अनुपात दिया है और साथ ही ऊंचाई का अनुपात दिया है, और आपसे CSA का रेशियो पूछा है, कर्व सरफेस एरिया का रेशियो पूछा है। तो देखिए 2πRh और 2πRh में 2π तो दोनों में सेम है, बोलिए हाँ, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। r और h, अगर इसको r1 r2 बोलूं, इसे h1 h2 बोलूं, तो r1 r2 का रेशियो मुझे दिया हुआ है, कितना दिया है, 3:5, यानी 3/5 इंटू h1 h2 का भी रेशियो दिया हुआ है 2:3, तो यही होगा हमारा
CSA1 यानी कर्व सरफेस एरिया 1 और CSA2 यानी कर्व सरफेस एरिया 2 का रेशियो, जो कि आएगा 2/5 यानी 2:5। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि एक गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो उसका क्षेत्रफल 352 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। गोले की त्रिज्या प्रारंभ में कितनी थी? देखिए गोले के बारे में कुछ बात अगेन समझ लीजिए। गोला यानी स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होता है क्योंकि इसमें कोई भी खुला हिस्सा नहीं होता है। तो जो इसका सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। बोले क्लियर है? तो पहले जो सरफेस एरिया था वो 4 पाई आर स्क्वायर था। इसके बाद रेडियस को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया तो ये कितना हो गया होगा? 4 पाई आर प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया होगा। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 352 सेंटीमीटर है। तो मैं बस इसी को फॉर्मूले में उतार रहा हूं। 4 पाई आर प्लस 2 का होल स्क्वायर में से अगर मैं पुराने वाले को माइनस करूंगा, 4 पाई आर स्क्वायर को माइनस करूंगा तो मुझे 352 मिलना चाहिए। इसमें से 4 पाई का मतलब 22/7 कॉमन निकाल लेता हूं। अंदर क्या बचेगा? आर प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस 4r प्लस 4 माइनस आर स्क्वायर बचेगा इक्वल्स टू 352। बोले क्लियर? बात समझ में आई? 22 से काट लीजिएगा इसको, ये कितनी बार में कटेगा? ये कटेगा 16 बार में। 4 से काट लीजिएगा, ये कटेगा 4 बार में। 7 का गुणा कर लेंगे, 7 चौके 28 होता है। देखिए यहाँ से आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 4 कॉमन ले लीजिए, आर प्लस 1 बचेगा, ये हो जाएगा 28। 4 से फिर डिवाइड कर दीजिएगा। आर प्लस 1 की वैल्यू 7 है तो आर की वैल्यू 6 होगी यानी पुराना रेडियस 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। इसके बाद तो ये सिर्फ कैलकुलेशन वाला ही पार्ट है, छोटा सा कंसेप्ट वाला पार्ट यही था। आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए सही का और उसको सही तरीके से लगाते बनना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या लिखा हुआ है। शेषफल ज्ञात करें किसका? 7 की पावर 123/8 का। देखिए अगर आपने अगेन नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है और रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा हुआ है, उसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट। नेगेटिव रिमाइंडर कंसेप्ट क्या होता है? जैसे ये 7 है तो इसका नेगेटिव रिमाइंडर मैं -1 बोल सकता हूँ और -1 की पावर 123 है। अब देखिए -1 की पावर 123 है यानी रहेगा तो ये -1, तो कुल मिलाकर रिमाइंडर आया -1। बट कभी भी उसे नेगेटिव रिमाइंडर को हम आंसर में नहीं देख सकते। तो फाइनली हमें इस -1 के साथ क्या करना पड़ेगा? इस 8 में से इस -1 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 यानी हमारा रिमाइंडर आएगा 7। ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। तो ये नेगेटिव रिमाइंडर का अगर आपको छोटा सा कंसेप्ट पता है, आपको बनता है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का ही है। बस देखा और आंसर टिक लगा के आगे बढ़। इस पे तो पेन भी नहीं उठाना। बोले क्लियर है? बट इंपॉर्टेंट थिंग इज नेगेटिव रिमाइंडर कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए हम आ चुके हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है देखिए, n एक संख्या है जो 7 से विभाजित होने पर शेष 3 को देती है। तो n² - 2n + 6 को 7 से विभाजित करने पर शेष ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है n को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा कितना? 3 मिलेगा। क्लियर? मुझसे पूछा है n² - 2n + 6 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? तो देखिए पहले तो आपको n² को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर 2n को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर 6 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं इंडिविजुअली रिमाइंडर निकाल लेता हूँ। n² को करूंगा तो एक बार करने पर 3 मिलता है, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और 9 को फिर एक बार मैं 7 से डिवाइड कर सकता हूँ क्योंकि 7 से बड़ा हो गया, तो यहाँ रिमाइंडर आएगा 2। इस जगह मुझे या पहले नंबर से मुझे रिमाइंडर मिलेगा 2। यहाँ कितना मिलेगा? तो देखिए ये जैसे ही कटेगा 3 बार में 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी यहाँ से मुझे रिमाइंडर मिलेगा 6 और यहाँ से तो 6 मिल ही रहा है। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आई? अब यहाँ पर साइन का भी ध्यान रखना है। ये है 2, ये है -6 और ये है +6, तो ये ऑब्वियसली आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कुल मिलाकर रिमाइंडर कितना बचेगा? 2, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आपने एडवांस मैथ्स का कोर्स देखा है तो वहां पर आपको ये क्वेश्चंस बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाए हुए हैं कि ताकि इस टाइप की जितने भी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ये बिल्कुल आपसे बने। तो चलिए हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप स्टडिंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।